हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। वेलकम टू अवर चैनल डीएलएड क्लासेस। आई होप आप अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की यूनिट 4 का पार्ट 2। अगर आपको चाहिए फुल एक्सप्लेनेशन नोट एग्जाम रिलेटेड तो आप एकदम बिल्कुल सही चैनल पे आए हो। तो आज देखने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट का यूनिट 4 और उसका पार्ट 2। पार्ट 1 हम कर चुके हैं पहले, आज हम करने वाले हैं पार्ट 2, जिसमें हम लोग देखेंगे ये सारे कंटेंट, जिसमें हम लोग वाइगॉट से सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी के बारे में देखेंगे। इससे पहले जो हमने पार्ट 1 करा था उसमें हमने जीन पियाजे की थ्योरी के बारे में पढ़ा था कि उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज थे कॉग्निटिव डेवलपमेंट को लेके। उन्होंने जो जो चीज़ें बताई थी उनके बारे में हमने डिस्कस करा था। लेकिन इस पार्ट में, पार्ट 2 में, हम लोग वाइगॉत्से थ्योरी के बारे में देखेंगे कि वाइगॉत्से जी ने क्या बताया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। तो सबसे पहले उनका कंसेप्ट देखेंगे, उस थ्योरी, उनकी थ्योरी का। फिर देखेंगे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइगॉत्से सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी की, उनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या थी थ्योरी की। रोल ऑफ प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच एंड सोशल स्पीच, कि ये जो 3 टाइप की स्पीच है इनका क्या रोल होता है बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, वो देखेंगे। कंसेप्ट ऑफ जेडपीडी, जेडपीडी का नाम का एक कंसेप्ट होता है इसके अंदर, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसके बारे में हमको अच्छे से डिटेल में देखना है। देन देखना है कंसेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग, हम लोग समझेंगे। कंसेप्ट ऑफ एमकेओ, मोर नॉलेजेबल अदर, इस कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे। पैडागोजिकल टेक्निक्स है कुछ हमारी कॉपरेटिव लर्निंग की, हम कैसे कैसे बच्चों को किन टेक्निक से पढ़ा सकते हैं, जो वाइगॉत्से ने बताई थी उनको पढ़ेंगे। जैसे कॉपरेटिव लर्निंग है, रेसिप्रोकल टीचिंग है, इनको बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर है इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले इन लर्निंग, की लर्निंग में प्ले की क्या इंपॉर्टेंस है वो देखने वाले हैं। एजुकेशन इम्प्लीकेशन ऑफ वाइगॉत्से थ्योरी इन द क्लासरूम, कि वाइगॉत्से थ्योरी कैसे इम्प्लीमेंट होती है क्लासरूम के अंदर, उसके पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स है, कंटेंट है जो हम इस यूनिट में, इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं, कंसेप्ट ऑफ वाइगॉत्से सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि वाइगॉत्से थ्योरी का कंसेप्ट क्या था। सबसे पहले तो उसका मतलब, उनका मीनिंग समझेंगे। तो मीनिंग सबसे पहले हम वर्ड पे देखते हैं कि सोशल और कंस्ट्रक्टिविज्म का क्या मीनिंग होता है, उसके बाद ही हम आगे की चीजों को समझेंगे। पहले हमें जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो सोशल का यहाँ पे क्या मतलब है कि लर्निंग हैपेंस थ्रू इंटरेक्शन विद अदर्स, कि इसका मतलब है कि लर्निंग अकेले नहीं होती है बल्कि दूसरों से इंटरेक्ट करके होती है। बच्चा जब दूसरों से इंटरेक्ट करता है, जब वो कुछ उनसे सीखता है, तो वो सोशली लर्निंग उसकी होती है। तो यहाँ पे सोशल का ये मतलब है। नेक्स्ट इसका कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब है कि नॉलेज इज एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर, देयरफॉर लर्निंग इज अ सोशल प्रोसेस नॉट जस्ट एन इंडिविजुअल वन, कि कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब है कि बच्चा यहाँ पे खुद नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। ऐसा नहीं किसी ने उसको बताया और उसने सीख लिया, नहीं, बच्चा यहाँ पे खुद बिल्ड करता है, नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है, खुद लर्निंग करता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि लर्निंग जो है वो एक सोशल प्रोसेस है, जिसमें बच्चा दूसरों के साथ इंटरेक्ट करके कुछ सीख रहा है, अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। सिर्फ अकेले नहीं सीख रहा है, वो सबको लेके सीख रहा है, सबसे बात करके, सबसे इंटरेक्ट करके उनसे चीजों को सीख रहा है। इसीलिए लर्निंग क्या है, सोशल प्रोसेस है। ये किसका मानना था, वाइगॉत्से का। ठीक है। फिर है सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें तो चिल्ड्रन लर्न बेस्ट थ्रू इंटरेक्शन विद अदर्स, पेरेंट्स, टीचर, पीयर्स, बाय पार्टिसिपेटिंग इन सोशल एंड कल्चर एक्टिविटीज। ठीक है, बच्चे तब सबसे अच्छा सीखते हैं जब वो अपने पेरेंट्स से, टीचर्स से, पीयर्स या फ्रेंड्स के साथ मिलकर काम करते हैं। नॉलेज सिर्फ बुक्स में नहीं होती बल्कि हमारे सोशल और कल्चर एक्टिविटी में छुपी हुई होती है। उनसे भी हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें जो है सीखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हम जब अपने पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, टीचर्स के साथ करते हैं, पीयर्स के साथ करते हैं, तो हम काफ़ी सारी चीज़ें जो है बच्चा सीखता भी है। और ऐसा नहीं है कि बच्चा अपने कल्चर से, सोशल से कुछ नहीं सीख रहा है कि सिर्फ उसने बुक रीड करी और उसी से उसको नॉलेज मिल रही है, नहीं, अपने सोशल इन्वायरमेंट से, सोशल एक्टिविटीज से, कल्चर एक्टिविटीज से भी उसकी काफ़ी ज़्यादा लर्निंग होती है। तो यही जो अपने सोशली चीज़ों से जो भी बच्चा लर्निंग कर रहा है, उसी के बेस पे उन्होंने थ्योरी दी थी कि बच्चा जितना ज़्यादा कनेक्ट होगा सोशल सोसाइटी में, जितना ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाएगा, जितना ज़्यादा सोसाइटी से सोशली लर्निंग कर पा रहा है बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू लीव वाइगॉत्से, उन्होंने क्या कहा था कि cognitive development occurs through social interaction and is guided by more knowledgeable individual within a
कल्चर कंटेक्स्ट कि वाइगॉत्से के अकॉर्डिंग क्या था कि बच्चे का दिमाग तब ग्रो करता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे का तब होता है जब बच्चा सोसाइटी में लोगों से इंटरेक्ट करता है और एक कल्चर कंटेक्स्ट में रहकर सीखता है कि उसके आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, कल्चर कैसा है। भैया कोई उससे मोर नॉलेजेबल का मतलब है कि बच्चे से ज्यादा किसी के पास नॉलेज है, वो उसको गाइड कर रहा है, उसके साथ बच्चा इंटरेक्ट कर रहा है, तो वहां से बच्चा जो भी लर्निंग कर रहा है उसी से उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, उसका जो ब्रेन है, उसका जो दिमाग है वो ग्रो करेगा। तो ये किसका मानना था? लीव वाइगॉत्से का। तो आई होप ये वाला टॉपिक आपको समझ आया होगा कि सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब क्या होता है और लीव वाइगॉत्से ने इसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या बताया था। ठीक है, तो इन्होंने जितनी भी चीजें बताई थी वो सोशली पे बताई थी कि बच्चा लर्निंग किस पे करता है, सोशल में रह के करता है, सोसाइटी में रह के करता है, सोशली इंटरेक्ट करके बच्चा लर्निंग करता है। इन्होंने सारे में यही सब बताया था। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइगॉत्से थ्योरी के। वाइगॉत्से थ्योरी की क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थी, क्या इन्होंने अपने थ्योरी में बताया था, उसके बारे में देखना है। सबसे पहला है कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज सोशल इन नेचर। यही बताया था कि वाइगॉत्से ने जितना भी अपना सब कुछ बताया वो सारा सोशल बेस्ड बताया है, कि जितनी भी लर्निंग उन्होंने बताई है वो सोशल बेस्ड के ऊपर ही बताई है। तो इसीलिए पहला पॉइंट भी यही है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज सोशल इन नेचर। ठीक है, कि वाइगॉत्से कहते हैं कि बच्चा पहले बाहर की दुनिया से सीखता है, फिर उसे अपने अंदर उतारता है, कि पहले वो इंटरेक्ट करेगा लोगों के साथ। अगर उसकी लर्निंग स्टार्ट करनी है तो बच्चा इंटरेक्ट करके सीखेगा अपने घर में। वो कैसे सीखता है? सबसे पहले जब बच्चा छोटा होता है तो उसको कॉपी पेन देके तो नहीं सिखाया जाता है, पहले वो अपने पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है या फिर उसके जो भी अदर फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तब वो थोड़ा सा बोलना, अपनी बातों को एक्सप्रेस करना, ठीक है, जो कुछ भी सिंबल्स के थ्रू उनको बताना, कुछ भी बच्चा वहां पे लर्निंग वो कर रहा है। तो बच्चा इंटरेक्ट करके ही तो सीख रहा है। तो नॉलेज इज फर्स्ट शेयर्ड सोशली देन इंटरनलाइज्ड बाय द चाइल्ड। बच्चा पहले लर्निंग को सोशली सीखेगा, उसके बाद अपने अंदर उसको लेता है, अपने बिहेवियर में उसको अडेप्ट करता है। अपनी पहले बच्चा देखेगा, ठीक है, उससे सीखेगा, फिर उसके बाद अपने अंदर उसको अप्लाई करेगा। तो सोशल लेवल टू इंडिविजुअल लेवल, पहले बच्चा दूसरों से इंटरेक्ट करके नॉलेज शेयर करता है, फिर वो उसको अपनी सोच बना लेता है, उसको अपने अंदर उतार लेता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है कि अ चाइल्ड लर्न्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय ऑब्जर्विंग एंड इंटरेक्टिंग विद पेरेंट्स और टीचर। कि जब जैसे एक हम ये ले सकते एग्जांपल में कि जब बच्चा साइकिल चलाना या मैथ्स के सवाल सॉल्व करना सीखता है तो पहले वो क्या करता है? टीचर्स या पेरेंट्स को देखता है, उनसे बात करता है, बाद में वो खुद अकेले में वो काम कर लेता है। जैसे अगर पेरेंट्स को साइकिल चलाना सिखाना है बच्चे को तो पहले वो ऑब्जर्व करेगा ना, देखेगा कि कैसे साइकिल चलाई जाती है, उसके बाद वो सीखेगा, बात करेगा, समझेगा कि क्या कैसे कैसे करना होता है। जब उसको गाइडेंस प्रॉपर मिल जाएगी तब वो उस चीज को अप्लाई करेगा। तो यहाँ पे इंटरेक्ट करके बच्चा सीख रहा है। अगर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो टीचर्स के साथ करेगा। तो ये था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो बच्चे का दिमाग ग्रो हो रहा है वो कैसे हो रहा है? सोशली हो रहा है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट नेचर में कैसा है? सोशल है। की आइडिया में क्या दे रखा है? डेवलपमेंट हैपन्स फ्रॉम सोशल टू इंडिविजुअल लेवल, की पहले बच्चे का सोशल पे होगा, सोशली रह के होगा, इंटरेक्ट होके होगा, फिर बाद में उसका इंडिविजुअली होता है, अकेले में उसका डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस क्या है इसके अंदर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसको देखेंगे। तो लैंग्वेज इज द मेन टूल ऑफ थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन, की लैंग्वेज की वजह से ही बच्चा जो है थिंकिंग कर पाता है, कम्युनिकेट कर पाता है। अगर लैंग्वेज उसको नहीं आएगी प्रॉपर, वो बात ही नहीं कर पाएगा, ना ही वो कुछ सोच पाएगा। तो वाइगॉत्से के लिए लैंग्वेज सिर्फ बात करने का जरिया नहीं है बल्कि सोचने का भी एक टूल है। लैंग्वेज से ही हम अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो अगर लैंग्वेज नहीं होगी तो बच्चा सोच नहीं पाएगा। तो इसीलिए वाइगॉत्से ऐसा नहीं कि बात कर रहे हैं तभी हम लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, नहीं, बच्चा अगर सोच भी रहा है तो वहां पे भी वो लैंग्वेज का ही यूज कर रहा है। फिर है इट हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग थॉट्स एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, की लैंग्वेज ही जो है वही हमारे थॉट्स को ऑर्गेनाइज करती है और प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करती है। अब यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ स्पीच यहाँ पे बता रहे हैं कि सबसे पहले सोशल स्पीच, कम्युनिकेशन विद अदर, जब बच्चा दूसरों के साथ बात करता है प्रॉपर, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सोशल स्पीच। प्राइवेट स्पीच होती है कि बच्चा सिर्फ खुद से बात कर रहा है,
ठीक है, अपने आप से बातें कर रहा है, गाइडेंस दे रहा है, तो उसको बोलते हैं प्राइवेट स्पीच। इनर स्पीच होती है साइलेंट थिंकिंग, बच्चा यहाँ पे खुद से बात नहीं कर रहा है, वो सिर्फ माइंड में सोच रहा है, वो होती है इनर स्पीच। जब बच्चा बड़ा होता है तो ये सेल्फ टॉक साइलेंट हो जाती है, बच्चे अपने दिमाग के अंदर ही बातें करते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं इनर स्पीच। एग्जाम्पल है कि अ चाइल्ड टॉक्स अलाउड वाइल सॉल्विंग अ पजल, कि बच्चा क्या कर रहा है, खुद से बात कर रहा है तेज तेज जब वो पजल सॉल्व कर रहा है, कि पहले ये वाला नंबर आएगा, फिर दूसरा वाली फोटोज आएगी, फिर तीसरी आएगी, वो खुद से बातें कर रहा है। तो वो कौन सी स्पीच होगी, प्राइवेट स्पीच होगी। जब बच्चा मन में सोच रहा होगा तो वो इनर स्पीच होगी। तो आई होप ये लैंग्वेज वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा कि लैंग्वेज सिर्फ बात करने का टूल नहीं है, वो हमारी सोचने की भी पावर दे रहा है, सोचने का भी एक टूल है, जिससे बच्चे के थॉट्स जो है वो ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, या लैंग्वेज से ही उनको हेल्प मिल रही है प्रॉब्लम को समझने में, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। फिर हमने टाइप्स ऑफ स्पीच देखी है विद एग्जाम्पल। तो ये कुछ करैक्टरिस्टिक जो थी हमने वो देखी है। नेक्स्ट देखेंगे रोल ऑफ कल्चर, कि कल्चर का क्या रोल है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, उसको समझेंगे। तो कल्चर शेप व्हाट एंड हाउ चिल्ड्रन लर्न, कि कल्चर ही है जो बताता है कि बच्चों को क्या क्या सीखना है, कैसे सीखना है। जितनी भी मोरल वैल्यूज होती है वो कल्चर के थ्रू बच्चों को मिलती है। तो वाइगोत्से का मानना था कि हर बच्चा एक कल्चर में बड़ा होता है और वो वही कल्चर उसकी सोच को शेप करता है। अगर उस घर के बच्चे का कल्चर डिफरेंट होगा और दूसरे बच्चे का डिफरेंट होगा तो दोनों के थॉट्स प्रोसेस में काफी ज्यादा डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, वैल्यूज बिलीव्स एंड टूल्स इन्फ्लुएंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट, की एक बच्चे का कल्चर थोड़ा अलग है, उनके वैल्यूज उनके थॉट्स अलग है, ठीक है, तो और दूसरे बच्चे के वैल्यूज और थॉट्स अलग है, तो उन दोनों की क्या होगी, उनकी जो भी लर्निंग है, उनका जो बिहेवियर है, जो भी कंसेप्ट है उनका वो अलग रहेगा, तो उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। जैसे अलग अलग कल्चर में अलग अलग टूल्स होते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी अलग होती है, उनकी लैंग्वेज अलग होती है, उनके थॉट्स अलग होते हैं, ठीक है, तो उनके ट्रेडिशन अलग होते हैं, तो बच्चे का वहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसी तरह से होता है। तो डिफरेंट कल्चर एम्फसाइज डिफरेंट स्किल्स, कि अलग अलग कल्चर अलग अलग स्किल्स जो है बच्चे के अंदर डेवलप करता है। यहाँ पे अब दूसरा पॉइंट है कि लर्निंग लीड्स डेवलपमेंट, कि लर्निंग ही जो है वो बच्चे का डेवलपमेंट को आगे बढ़ाती है। लीड्स का मतलब होता है आगे बढ़ाना, तो लर्निंग लीड्स डेवलपमेंट, कि लर्निंग ही है बच्चे का डेवलपमेंट को ग्रो करती है, आगे लेके जाती है। ठीक है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है वाइगोत्से के अकॉर्डिंग। तो वाइगोत्से बिलीव दैट लर्निंग कम्स बिफोर डेवलपमेंट, कि वाइगोत्से कहते हैं कि पहले लर्निंग होती है फिर बच्चे का डेवलपमेंट होता है। मतलब जब हम बच्चे को नए चैलेंजेस मिलते हैं, बच्चा उनसे सीखता है, तब उसका दिमाग डेवलप होता है। तो पहले बच्चा सीखेगा, उसके बाद उसका डेवलपमेंट होगा। तो लर्निंग की वजह से ही डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए लिखा है कि लर्निंग लीड्स डेवलपमेंट। तो लर्निंग बच्चे की पहले होगी, पहले वो चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा, समझेगा, सीखेगा, उसके बाद उसका जो दिमाग है वो ग्रो करेगा, उसका डेवलपमेंट होगा। फिर है प्रॉपर गाइडेंस हेल्प्स चिल्ड्रन रीच हायर लेवल ऑफ थिंकिंग, अगर बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है, ठीक है, उसको सब कुछ उसको समझाया जा रहा है, उसके सारे कंसेप्ट क्लियर किए जा रहे हैं, उसको कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, तो वहाँ पे बच्चा बहुत हायर लेवल की थिंकिंग कर सकता है, क्योंकि उसके पास प्रॉपर गाइडेंस है। कॉन्टेक्स्ट में है कि अनलाइक प्याजे हु बिलीव डेवलपमेंट कम्स फर्स्ट, यहाँ पे एक बात कही है कि मेनली क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो वाइगॉट से बोलते हैं कि लर्निंग पहले होती है फिर डेवलपमेंट होता है, लेकिन प्याजे यहाँ पे अपोजिट बोलते हैं, वो बोलते हैं पहले डेवलपमेंट होगा बच्चे का, फिर वो यहाँ पे लर्निंग करेगा। कि बच्चे का अगर दिमाग ज़्यादा ग्रो करेगा, पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, तब बच्चा ज़्यादा अच्छे से बेटर तरीके से समझ पाएगा, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, उसका आईक्यू लेवल अच्छा होगा, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएगा। तो वहाँ पे पहले बच्चे का डेवलपमेंट होगा, देन लर्निंग होगी। लेकिन वाइगॉट से क्या बोल रहे हैं कि पहले लर्निंग होगी, उसके बाद डेवलपमेंट होगा। तो ये दो चीजें जो है आपको याद रखनी है कि वाइगॉट से क्या मानते हैं और प्याजे क्या मानते हैं। यहाँ पे दोनों के डिफरेंट पॉइंट्स है कि वाइगॉट से के अकॉर्डिंग लर्निंग पहले होगी, डेवलपमेंट बाद में होगा, और प्याजे के अकॉर्डिंग पहले डेवलपमेंट होगा, देन लर्निंग होगी। ओके फाइन, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, कि कोऑपरेटिव लर्निंग की क्या इंपॉर्टेंस है।
तो सबसे पहले कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है? अकेले पढ़ने से बेहतर है मिलजुल कर सीखना। जब बच्चे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर लर्निंग करते हैं, उनके साथ सीखते हैं, तो उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग। तो ग्रुप एक्टिविटीज एंड पेयर इंटरेक्शन इनहेंस अंडरस्टैंडिंग। जब बच्चा ग्रुप में काम करता है, पेयर के साथ काम करता है, तो काफी ज्यादा अच्छे से समझ पाता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्पीच कि अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की कितनी तरह की स्पीचेस बच्चे में होती है। तो सबसे पहले आती है प्राइवेट स्पीच, देन इनर स्पीच एंड देन सोशल स्पीच। इस तीनों स्पीच को वन बाय वन डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे अब हम देखने वाले हैं प्राइवेट स्पीच, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ गाइडिंग स्पीच। ठीक है, ये वाइगॉत्स्की की थ्योरी का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। प्राइवेट स्पीच इज व्हेन चिल्ड्रन टॉक टू देमसेल्फ अलाउड टू गाइड देयर एक्शंस। मतलब प्राइवेट स्पीच का मतलब होता है जब छोटे बच्चे अपने आप से जोर से बातें कर रहे होते हैं, ताकि वो अपने आप को गाइड कर सके कि कोई भी काम जो है वो कैसे करना है। ये दूसरों से बात करने के लिए नहीं होता है, वो खुद को गाइड कर रहे होते हैं कि कोई काम किस तरीके से कैसे होगा। सबसे पहला पॉइंट आता है इसके एक्सप्लेनेशन में, अकर्स बिटवीन 3 to 7 ईयर्स ऑफ एज। कि प्राइवेट स्पीच बच्चा कब करता है? 3 to 7 ईयर्स की एज में बच्चा ये स्पीच करता है कि वो अपने आप को गाइड कर रहा होता है जोर जोर से बोल के। ठीक है, नॉट मेंट फॉर कम्युनिकेशन विद अदर। बच्चा अपने आप काम के दौरान खुद से बात करता है, ना कि दूसरों से बात करने के लिए होता है। इसका पर्पस दूसरों से बात करने के लिए बिल्कुल भी नहीं होता, खुद को गाइड करना होता है। हेल्प्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेशन, के बच्चा खुद को गाइड करता है तो इससे उसकी जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी बढ़ती है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्पफुल रहता है। फिर है जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि एक बच्चा है ड्राइंग बना रहा है, वो बोलता है पहले मैं ड्राइंग बनाऊंगा, फिर उसमें कलर करूंगा, या फिर पजल सॉल्व करते हैं बोलता है कि ये पीस यहाँ नहीं आएगा, दूसरा ट्राई करता हूँ, या ये वाला आएगा। तो वो जोर जोर से खुद से गाइड करके उस एक्शंस को फॉलो करता है। वो किसी और से बात नहीं कर रहा होता है, बल्कि खुद को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। तो अब इस प्राइवेट स्पीच का ये सारा मतलब था कि प्राइवेट स्पीच होती क्या क्या है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, या क्या इसके बारे में है। अब आता है रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि प्राइवेट स्पीच का कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या रोल होता है। तो प्राइवेट स्पीच बच्चों के दिमाग के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। सबसे पहला पॉइंट आता है हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग थॉट्स, कि ये बच्चे के अपने थॉट्स ऑर्गेनाइज करना सिखाती है, कि बच्चा अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, सेकेंड है इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन एंड अटेंशन। इससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ता है, अटेंशन बढ़ता है, किसी भी काम को लेके वो फुली फोकस कर पाते हैं, उस काम में अटेंशन दे पाते हैं, तो उनके अंदर कंसंट्रेशन एंड अटेंशन जो है वो आता है। फिर है एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन सोशल स्पीच एंड इनर स्पीच, कि ये जो प्राइवेट स्पीच होती है वो एक ब्रिज बन जाती है सोशल स्पीच और इनर स्पीच। जैसे कि बच्चा अगर खुद को गाइड करते वक्त बोल रहा है, तभी वो दूसरों से भी बात करने के लिए वो रेडी हो पाएगा। और इनर स्पीच मतलब उसके थॉट्स भी ऑर्गेनाइज होंगे, तो वो खुद के भी मन में सोच सकता है जो इनर स्पीच वो करेगा। तो इसीलिए ये क्या होती है, ब्रिज बन जाती है। डेवलप सेल्फ कंट्रोल एंड प्लानिंग एबिलिटी, कि इससे सेल्फ कंट्रोल और प्लानिंग एबिलिटी भी बच्चों के अंदर डेवलप होती है, कि बच्चे किसी भी चीज़ से प्लानिंग कर सकते हैं, वो अपने अंदर कंट्रोल कर सकते हैं कि अच्छा मुझे ये एक्शन करना है, ये एक्शन नहीं करना है। तो इसमें सेल्फ कंट्रोल एंड प्लानिंग एबिलिटी बच्चों के अंदर डेवलप होती है। तो इसलिए वाइगॉत्स्की कहते हैं कि प्राइवेट स्पीच एक नॉर्मल और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट स्टेज है। ये बच्चे को इंडिपेंडेंट थिंकर और बेटर प्रॉब्लम सॉल्वर बनने में मदद करती है। ठीक है, तो ये थी हमारी प्राइवेट स्पीच। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, जो है इनर स्पीच। इनर स्पीच क्या आती है? अब हम बात करते हैं इनर स्पीच, कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो अपने आप से जोर जोर से बात करना बंद कर देता है और मन ही मन सोचकर काम करता है, और इसी को हम इनर स्पीच बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। इनर स्पीच इज द इंटरनल साइलेंट फॉर्म ऑफ थिंकिंग है। ठीक है, तो इनर स्पीच का मतलब है मन ही मन सोचना, मतलब साइलेंट थिंकिंग। बच्चा यहाँ पे मन ही मन में सोच रहा है, साइलेंट थिंकिंग कर रहा है। इसमें बच्चा अपने दिमाग में ही बातें करता है, आवाज नहीं निकालता, वो जोर जोर से नहीं बोलता है, अपने मन ही मन में सोच रहा होता है, इसीलिए इसको इंटरनल और साइलेंट फॉर्म ऑफ थिंकिंग बोला जाता है। अब इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, कि डेवलप अराउंड 7 ईयर्स एंड अबव। मतलब ये किस एज में बच्चे की होती है इनर स्पीच? 7 ईयर्स में, या फिर 7 ईयर्स से ज़्यादा जो एज होगी बच्चे की, उसमें वो है इनर स्पीच करेगा।
प्राइवेट स्पीच बिकम्स इंटरनलाइज, मतलब ये प्राइवेट स्पीच का ही एडवांस फॉर्म होता है, इससे ज़्यादा जो है वो बच्चा इनर स्पीच करता है। यूज फॉर मेंटल प्लानिंग एंड रीजनिंग, इसका यूज प्लानिंग, रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए एक स्टूडेंट्स मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, ठीक है, वो कुछ बोल नहीं रहा लेकिन दिमाग में ही सोच रहा है कि पहले एडिशन लेना है या एक्स की वैल्यू है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, देन इसका आंसर निकलेगा, तो वो मन ही मन में सोच रहा है उसको सॉल्व करने के लिए। इसी को बोलते हैं इनर स्पीच। यहाँ पे लिखा भी है कि अ चाइल्ड साइलेंटली थिंक्स थ्रू स्टेप्स व्हाइल सॉल्विंग अ मैथ प्रॉब्लम, कि वो मन ही मन में जो सॉल्विंग करना है क्वेश्चन उसके स्टेप्स को मन ही मन में सोच रहा है, तो इसी को बोलते हैं इनर स्पीच। अब है कि जो हमारी इनर स्पीच है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या रोल निभाती है। सबसे पहला है इनेबल्स लॉजिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग, कि इससे बच्चे के अंदर क्या होता है, लॉजिकल थिंकिंग आती है या रीजनिंग बच्चे के अंदर डेवलप होती है। सपोर्ट डिसीजन मेकिंग इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन लेने और प्रॉब्लम सॉल्व करने में बच्चों को मदद करती है। देन है मेक्स थिंकिंग फास्टर एंड मोर एफिशिएंट, कि सोचने की स्पीड और एफिशिएंसी बढ़ा देती है। यानी जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी प्राइवेट स्पीच धीरे धीरे किसमें चेंज हो जाती है, इनर स्पीच में बदल जाती है। सोशल स्पीच, अब हम पढ़ने वाले हैं सोशल स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। ये वो स्पीच है जो हम दूसरों से बात करने के लिए यूज करते हैं। सोशल स्पीच इज कम्युनिकेशन यूज टू इंटरेक्ट विद अदर, कि सोशल स्पीच जो है वो कम्युनिकेशन होती है जिसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, दूसरों से इंटरेक्ट करने के लिए बात करते हैं, ताकि हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकें, अपने थॉट्स को बता सकें, अपने आइडियाज़ को बता सकें। तो ये जो होती है वो सोशल स्पीच होती है, जहाँ पे बच्चा दूसरों से बात कर लेता है। ठीक है, हमने प्राइवेट स्पीच पढ़ी जिसमें बच्चा क्या था कि खुद को गाइड कर रहा था, जोर जोर से बातें कर रहा था। इनर स्पीच में वो अब मन ही मन में बात कर रहा है। अब सोशल स्पीच में क्या हो रहा है कि बच्चा दूसरों से भी बातें कर रहा है। तो अब ये किस एज में होती है, ये होती है अराउंड 2 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 2 साल में जो बच्चा है उसके अंदर सोशल स्पीच आ जाती है। वो दूसरों से इंटरेक्ट करने लग जाता है, अपनी फीलिंग्स, अपनी नीड्स, अपनी आइडियाज़ को उनके सामने एक्सप्रेस करने लग जाता है, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं या उसके आसपास के लोग हो सकते हैं। और सोशल स्पीच किस लिए हेल्पफुल होती है, हेल्प चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम अदर्स, कि दूसरे जो लोग होते हैं उनके आसपास के, उनके फैमिली मेम्बर्स या कोई भी है, उनको कोई बात समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो वे किसके थ्रू बताएंगे, सोशल स्पीच के थ्रू बताएंगे। तो यहाँ पे बच्चे जो है कुछ लर्न करते हैं थ्रू सोशल स्पीच। अब है जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम यहाँ पे कि लगभग मान लो 2 साल की उम्र से शुरू हो जाती है, तो बच्चे जो है क्या टॉय मांगने लग जाते हैं, या अपनी मम्मी से मान लो कुछ खाने की चीज़ मांग रहे हैं, कुछ भी चीज़ मांग रहे हैं, या कुछ बता रहे हैं कि मेरे चोट लगी है, मुझे भूख लगी है, मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, तो बच्चे जो है वो बताने लग जाते हैं इस एज में। ठीक है, फिर आता है रोल इन कम्युनिकेटिव डेवलपमेंट, कि अब सोशल स्पीच का कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या रोल है। अब बच्चा बात कर रहा है तो यहाँ पे क्या है, लैंग्वेज स्किल्स बिल्ड होगी, बच्चों के अंदर लैंग्वेज स्किल्स आएगी। इससे क्या होगा, सोशल इंटरेक्शन बढ़ेगा, बच्चे की लर्निंग बढ़ेगी। तो यहाँ पे इंटरेक्ट करना है ना लोगों के साथ, इसीलिए यहाँ पे सोशल इंटरेक्शन होगा। प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर फर्दर थिंकिंग प्रोसेस, इससे क्या होगा, अगर वो लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है तो सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू जान पाएगा, सबके थॉट जान पाएगा, इससे उसकी खुद की थिंकिंग भी जो है वो बढ़ेगी। तो ये होता है हमारा सोशल स्पीच के बारे में था। तो हमने 3 तरह की जो है स्पीच उसके पढ़ी है। सबसे पहले आती है प्राइवेट, इनर एंड सोशल स्पीच। सबसे छोटी एज में बच्चा क्या सीखता है, सोशल स्पीच सीखता है। देन उसके अंदर आती है प्राइवेट स्पीच, फिर आती है इनर स्पीच। ओके, अब आते हैं वाइगोत्से के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि कंसेप्ट ऑफ ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टल। अब हम वाइगोत्से की थ्योरी का सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये बताता है कि बच्चा किस लेवल तक खुद तक सीख सकता है और किस लेवल तक उसे किसी टीचर या पेरेंट की हेल्प की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम लोग तो कंसेप्ट ऑफ ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसकी मीनिंग क्या है। ठीक है, सबसे पहले इसकी मीनिंग पे जाते हैं। द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रिफर्स टू द रेंज ऑफ टास्क दैट अ चाइल्ड कैन नॉट परफॉर्म अलोन बट कैन अकम्प्लिश विद गाइडेंस और सपोर्ट। कि वही जो अभी बताया कि इस जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टेंस डेवलपमेंट जो होता है वो क्या होता है, कि ऐसा जोन, ऐसा एरिया या ऐसी रेंज होती है जिसमें बच्चा क्या करता है, खुद परफॉर्म टास्क नहीं कर सकता, उसको किसी ना किसी की गाइडेंस की, सपोर्ट की या हेल्प की ज़रूरत होती ही होती है। वहाँ पे वो बिना किसी हेल्प के, गाइडेंस के, सपोर्ट के किसी भी टास्क को परफॉर्म नहीं
नहीं कर सकता। तो ये वो रेंज, वो एरिया होता है, उसी को हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए, इट इज द लर्निंग जोन वेयर द चाइल्ड इज रेडी टू लर्न विद हेल्प। ये जो जोन होता है, ये लर्निंग जोन होता है, ये इसको लर्निंग जोन भी कहा जाता है, जिसमें बच्चा क्या करता है, हमेशा रेडी रहता है कुछ ना कुछ सीखने के लिए, क्योंकि उसको हेल्प मिलेगी तो वह हेल्प के साथ ही बच्चा जो है सीख सकता है। फिर आता है, अब हमने मेन डेफिनेशन ऑफ ZPD देखनी है। ZPD इज द डिस्टेंस बिटवीन, किसका डिस्टेंस है, द चाइल्ड्स एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल की, वो क्या इंडिपेंडेंटली खुद कर सकता है और वो किसी की हेल्प के साथ क्या कर सकता है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको ये ZPD कहते हैं। अगर बच्चे को मान लो, उसको एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल क्या होता है, जिसमें बच्चे खुद किसी भी टास्क को परफॉर्म कर सकता है, मतलब अपने हाथ धो सकता है, ठीक है, खाना खा रहा है खुद से, अपना नाम ले सकता है, ABCD लिख पा रहा है, ठीक है, 1 वर्ड लिख पा रहा है, तो ये होता है एक्चुअल डेवलपमेंट। अब बच्चे को करने हैं मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है, अभी तक बच्चे को क्या था, काउंटिंग्स आती हैं, अपने नाम लिखना आता है। अब उसको मान लो कुछ एडिशन का सवाल दे दिया, तो उसमें उसको क्या लगेगा, किसी की हेल्प लगेगी, किसी की नीड लगेगी, जिसको जो उससे ज़्यादा जानता हो। तो वही लिखा है, द चाइल्ड्स पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल व्हाट दे कैन डू विद असिस्टेंट फ्रॉम अ मोर नॉलेजेबल पर्सन। की मोर नॉलेजेबल पर्सन मतलब जिसको ज़्यादा आता हो, ठीक है, उससे, उसकी हेल्प से वो बच्चा जो है उस मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। वो उसका क्या है, पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल है, जो वो किसी की हेल्प के साथ कर सकता है। तो एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल और पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम ZPD कहते हैं। आई होप आपको समझ आया कंसेप्ट ऑफ ZPD क्या है। नेक्स्ट देखेंगे, अब हम ZPD के लेवल्स को समझेंगे। वाइगोत्स्की के अनुसार लर्निंग को 3 लेवल्स में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है जिसको लर्निंग जोन कहा जाता है, एंड बियॉन्ड ZPD है जिसको पोटेंशियल लेवल कहा जाता है। तो ये 3 तरह के लेवल्स हैं जिनको लर्निंग्स को बांटा गया है। सबसे पहला लेवल है हमारा एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल। इसमें क्या होता है कि ये वो लेवल है जहाँ बच्चा बिना किसी की हेल्प के काम कर सकता है, जैसे व्हाट द चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली विदाउट हेल्प, कि उसको किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं है, वो टास्क को परफॉर्म कर सकता है विदाउट हेल्प इंडिपेंडेंटली, ठीक है। इसका मतलब है कि स्किल्स बच्चा पहले से ही सीख चुका है, जो वो टास्क कर रहा है उससे रिलेटेड जो भी स्किल्स है वो पहले ही डेवलप अपने अंदर कर चुका है, इसीलिए लिखा है रिप्रेजेंट्स ऑलरेडी डेवलप्ड स्किल्स। तो जो भी स्किल्स उसके ऑलरेडी डेवलप है वो उसे ही रिप्रेजेंट करता है। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं कि बच्चा खुद से एडिशन कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, अपना नाम लिख रहा है, तो इस लेवल पर टीचर की हेल्प की जरूरत उसे नहीं होती है। अ चाइल्ड कैन सॉल्व सिंपल एडिशन प्रॉब्लम अलोन। तो ये तो था हमारा एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल। ये कौन सा लेवल होता है जिसमें बच्चा खुद विदाउट हेल्प टास्क को परफॉर्म कर सकता है। सेकेंड लेवल आता है हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको हम लर्निंग जोन भी कहते हैं। इसमें बच्चा क्या है, सीखता है, लर्न करता है विद द हेल्प ऑफ एनी पर्सन जिसको उससे ज्यादा आता हो, ठीक है। तो इसको देखते हैं सबसे पहले ZPD। टास्क द चाइल्ड कैन नॉट डू अलोन बट कैन डू विद द हेल्प, कि बच्चा ऐसा टास्क जो खुद से नहीं कर पा रहा है लेकिन किसी की हेल्प के साथ कर लेता है। जैसे इस लेवल पर बच्चा अकेला काम नहीं कर सकता है, लेकिन टीचर, पेरेंट या एक्सपीरियंस पर्सन हो उनकी हेल्प से ये टास्क को परफॉर्म कर सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया फॉर टीचिंग एंड लर्निंग के जो लर्निंग जोन वाला एरिया होता है जिसमें बच्चा हेल्प के थ्रू सीख रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। यहाँ पे बच्चा बहुत अटेंटिव होता है सीखने के लिए और मतलब वो लर्निंग अच्छे से कर सकता है। इस एरिया में सबसे ज़्यादा लर्निंग होती है। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, चाइल्ड सॉल्व डिफिकल्ट मैथ्स प्रॉब्लम विद टीचर गाइडेंस, कि एक बच्चा है वो क्या कर रहा है, मैथ्स के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पा रहा है, उसके लिए डिफिकल्ट है बट उसको अगर प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है टीचर की तो वो अच्छे से उसको सॉल्व कर लेता है। इसी में टीचर्स को सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि यहीं पे क्या होता है, लर्निंग मैक्सिमम होती है, बच्चा ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा बियॉन्ड ZPD पोटेंशियल लेवल। अब इसमें क्या होता है कि टास्क दैट आर टू डिफिकल्ट इवन विद द हेल्प, ये वो लेवल है जहाँ टास्क बच्चे के लिए अभी बहुत डिफिकल्ट है, वो हेल्प के साथ भी, चाहे टीचर की हेल्प भी उसको मिल जाए या किसी पेरेंट्स के एक्सपीरियंस पर्सन की उसको किसी की भी हेल्प मिल जाए, तब भी वो उस टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाता है। सो लर्निंग इज नॉट इफेक्टिव हियर येट। यहाँ पे जो लर्निंग है वो भी उसका कुछ मतलब नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे बच्चा समझ ही नहीं पाएगा, उसका वो लेवल है ही नहीं अभी। अगर मान लो क्लास 1 का बच्चा है, ठीक है, उसको भी एडिशन सब्ट्रैक्शन आ रहा है,
बट अगर उसको बोल दिया जाए अलजेब्रा का कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो वो नहीं कर पाएगा, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। अगर कोई टीचर उसको प्रॉपर गाइड भी करते वो तब भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये रहता है। इस लेवल पर पढ़ाने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि बच्चा भी उसके लिए मेंटली रेडी ही नहीं है, उसको आ ही नहीं रहा है। तो ये 3 लेवल है ZPD के। सबसे पहला एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल, जिसमें बच्चा जानता है, खुद से कर सकता है। फिर आता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, लर्निंग जोन, जिसको में बच्चा हेल्प के थ्रू कर पाता है। एंड देन आता है बियॉन्ड ZPD कि बच्चा भी नहीं कर सकता, बच्चा उस लेवल पे है ही नहीं। तो ये 3 लेवल से। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं अब रोल ऑफ ZPD इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि अब ZPD का कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या रोल है वो देखेंगे। सबसे पहला आता है प्रमोट एक्टिव लर्निंग, कि यहाँ पे इफेक्टिव लर्निंग हो रही है बच्चे में, जैसे लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन इट अकर्स विद इन द ZPD। अगर बच्चा ZPD में है, मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल उसमें है, तो बच्चा क्या है यहाँ पे बहुत अच्छे से लर्निंग को कर पाएगा। लेकिन सबसे अच्छी तब होती है जब टीचर बच्चे को उसी ZPD के अंदर पढ़ाते हैं, मतलब हेल्प करते हैं उसको प्रॉपर गाइड करते हैं, तो यहाँ पे लर्निंग जो है वो इफेक्टिव हो जाती है। चैलेंजेस द चाइल्ड विदाउट ओवरवेलमिंग दैम, कि इससे बच्चा चैलेंज फील करता है लेकिन ओवरबर्डन नहीं होता। अब यहाँ पे अगर बच्चे को गाइड नहीं कर रहे तो उसको बहुत ही ओवर फील होगा, ओवरबर्डन लगेगा उसको कि मुझे नहीं आ रहा है, मैं कैसे करूँ। बट अगर उसको गाइड मिल जाए कि ऐसे टास्क को परफॉर्म करना है, तो वहाँ पे उसको तो चैलेंजिंग तो फील होगा, बट वहाँ पे वो ओवरवेलमिंग फील नहीं करेगा, उसको बर्डन नहीं लगेगा अपने ऊपर। तो यहाँ पे क्या होता है, इफेक्टिव लर्निंग हो पाती है। फिर है एनकरेजिंग स्कैफोल्डिंग, यहाँ पे स्कैफोल्डिंग को एनकरेज किया जाता है। तो टीचर और पेरेंट्स शुरुआत में सपोर्ट देते हैं, जैसे टीचर एंड पेरेंट्स प्रोवाइड सपोर्ट। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है सपोर्ट करना, कि जो उसको ज़्यादा नॉलेज होती है वो अगर बच्चे को सपोर्ट कर रहा है तो उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। तो टीचर और पेरेंट क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये होती है हमारी स्कैफोल्डिंग। ग्रेजुअली रिड्यूस हेल्प एज द चाइल्ड बिकम इंडिपेंडेंट, जब बच्चा सीख जाता है तो धीरे धीरे सपोर्ट हटा देते हैं। लाइक आपने जैसे बचपन में साइकिल सीखी हो, तो सिखाने के लिए पहले तो वहाँ पे साथ देते हैं, बिल्कुल हाथ लगा के रखते हैं, पीछे से पकड़ के रखते हैं कि आप गिरो ना। देन आप चलाते हो कि अच्छा आपने पकड़ रखा है तो मैं चला सकता हूँ। जैसे ही आप सीख जाते हो तो वो पीछे से पकड़ना छोड़ देते हैं, जो भी आपको सिखा रहे हैं, ताकि आप अपने आप से सीख सके। तो यही होता है स्कैफोल्डिंग, कि जब उसको ज़रूरत होती है बच्चे को तब टीचर या पेरेंट्स उसको सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन जब लगता है कि बच्चा चलो अब सीख चुका है तो धीरे धीरे उस सपोर्ट को हटा दिया जाता है। फिर आता है थर्ड, enhances cognitive growth, help children move from simple to complex thinking। ZPD बच्चे की थिंकिंग को सिंपल लेवल से कॉम्प्लेक्स लेवल तक लेके जाते हैं, कि पहले बच्चा थोड़ा बहुत सीखेगा, अब उसको किसी की हेल्प मिल गई तो वहाँ पे वो कॉम्प्लेक्स थिंकिंग भी कर सकता है। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स उसको लेके जाया जाता है, इससे उसकी कॉग्निटिव ग्रोथ होती है। एनकरेजिंग डेवलपमेंट ऑफ हायर मेंटल फंक्शन, इससे रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और हायर मेंटल स्किल्स भी बच्चों के अंदर डेवलप होती है। देन आता है हमारा सपोर्ट सोशल इंटरेक्शन। लर्निंग अकर्स थ्रू इंटरेक्शन विद मोर नॉलेजेबल अदर, MKO जिसको कहा जाता है, कि वाइगॉट से कहते हैं कि लर्निंग दूसरों के साथ इंटरेक्शन से ही होती है। जैसे जिसको हमसे ज़्यादा आता है, मोर नॉलेजेबल अदर कौन होता है, कोई ऐसा पर्सन जिसको हमसे ज़्यादा नॉलेज है, वो ज़्यादा जानता है, तो अगर हम उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उसकी नॉलेज हमारे पास भी आएगी, तो उससे क्या होगा, लर्निंग होगी। तो लर्निंग कैसे होती है, थ्रू इंटरेक्शन भी होती है, मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन जो भी है उनके साथ इंटरेक्ट करके हो जाती है। देन आता है प्रमोट कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, कि अगर हम सोशल इंटरेक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारी कम्युनिकेशन भी अच्छी हो सकती है और कोलैबोरेशन भी होगा। तो टीचर, पेरेंट्स और क्लासमेट्स के साथ बात करके बच्चा और अच्छे से यहाँ पे सीख सकता है। फिर आता है लीड्स टू इंटरनलाइजेशन, कि स्किल्स लर्न विद द हेल्प बिकम पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग, कि शुरुआत में बच्चा टीचर की हेल्प से ही काम करता है, देन उसके बाद फिर वो अपने आप से करने लगता है, कि पहले उसको टीचर की ही हेल्प चाहिए तभी वो उस काम को कर पाता है, फिर उसके बाद तो फिर उसको आ जाता है। एक्सटर्नल गाइडेंस बिकम इंटरनल नॉलेज, अगर उसको बाहर से कोई हेल्प मिलती है, एक्सटर्नल उसको गाइडेंस मिल रही है, वो फिर उसकी नॉलेज बन जाती है, जो इंटरनल नॉलेज हो जाती है। बाद में वही नॉलेज उसकी अपनी थिंकिंग का हिस्सा बन जाती है, क्योंकि वो भी उस चीज़ के बारे में सोचने लगता है। मान लो
अब बच्चा है, उसने एडिशन सीख लिया, सब्ट्रैक्ट सीख लिया, अब उसको हम लोग मल्टीप्लाई सिखाना है, डिवाइड सिखाना है, तो हमने वो सिखा दिया। तो पहले तो हमें उसको समझाना पड़ेगा, तो टीचर के बच्चों को हेल्प लगेगी। लेकिन अगर वो सीख जाएगा तो उसके बाद वो किसी भी टाइप के डिवाइड और मल्टीप्लाई को सॉल्व कर सकता है। तो वो उसकी इंटरनल नॉलेज होगी जो फिर वो अपने आप कर लेगा। ठीक है। देन आता है ब्रिजेस गैप बिटवीन एबिलिटी एंड पोटेंशियल, कि कनेक्ट्स व्हेन द चाइल्ड नोज एंड व्हाट दे कैन लर्न। कि अभी हमने पहले भी देखा था कि ये ब्रिजेस है गैप बिटवीन एबिलिटी, कि बच्चे की क्या एबिलिटी, क्या वो कर सकता है, पोटेंशियल की वो क्या मतलब उसका क्या पोटेंशियल है। देन कनेक्ट्स व्हाट द चाइल्ड नोज एंड व्हाट दे कैन लर्न, कि चैट जीपीटी बच्चे की प्रेजेंट एबिलिटी और फ्यूचर पोटेंशियल के बीच का गैप होता है, कि अभी बच्चे की क्या एबिलिटी है, पोटेंशियल मतलब कि वो बाद में कितना कर सकता है। ठीक है। इंश्योर्स कंटिन्यूस डेवलपमेंट, की इस वजह से उसका जो डेवलपमेंट है वो लगातार होता रहता है। तो ये तो अभी तक हमने 6 पॉइंट्स जो हैं वो ZPD के रोल देखे हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। आगे देखते हैं। अब हमारा टॉपिक आता है स्कैफोल्डिंग। अभी थोड़ा सा हमने पीछे भी इसके बारे में पढ़ा था स्कैफोल्डिंग। अब दोबारा से और अच्छे से डिटेल में देख लेते हैं कि स्कैफोल्डिंग होती क्या है। अब सवाल आता है कि टीचर बच्चे की हेल्प कैसे करे। ठीक है, तो जिस प्रोसेस से बच्चे की हेल्प की जा रही है उसी को बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। अब इसी को हम आगे देखेंगे। कंसेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग, सबसे पहले इसके मीनिंग पे जाते हैं। स्कैफोल्डिंग रिफर्स टू द टेम्पररी सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय आवर टीचर। कि स्कैफोल्डिंग किससे रिलेटेड होता है, कि बच्चे को टीचर के थ्रू जो भी टेम्पररी सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, टीचर के थ्रू, पेरेंट्स के थ्रू, या फिर और मोर नॉलेजेबल पर्सन की जिसको ज़्यादा आता है उसके थ्रू, जिससे बच्चे एक न्यू स्किल सीख रहा है या कोई न्यू कंसेप्ट को सीख पा रहा है। सो स्कैफोल्डिंग का मतलब है टीचर या पेरेंट या जो भी मोर नॉलेजेबल पर्सन है उनके द्वारा दी गई टेम्पररी सपोर्ट, जिससे बच्चा नई स्किल सीख रहा है, नए कंसेप्ट को सीख रहा है, उसी को स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। इन सिंपल वर्ड्स में बात करें, इट इज हेल्प गिवन स्टेप बाय स्टेप विच इज ग्रेजुअली रिड्यूस एज द लर्नर बिकम इंडिपेंडेंट। कि ये क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में बात करें, जैसे बिल्डिंग बनाते हैं तो टेम्परेरी बैम्बू सपोर्ट लगाया जाता है, फिर उसको बाद में हटा दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करते हैं, एज अ टीचर, एज अ पेरेंट्स बच्चे को गाइड कर रहे हैं, उसको हेल्प कर रहे हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म कराने के लिए, उसकी लर्निंग में पहले उसको हेल्प कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे पीछे हट जाते हैं ताकि वो इंडिपेंडेंट बन सके। तो बिल्डिंग बनने के बाद ऐसे क्या करते हैं, सपोर्ट को हटा दिया जाता है। वैसे ही लर्निंग में भी सपोर्ट धीरे धीरे हटा दिया जाता है, सिर्फ टेम्पररी टाइम के लिए वो सपोर्ट रहता है। लाइक अभी हमने एक एग्जांपल दिया था मल्टीप्लाई और डिवाइड का, कि बच्चे को जब तक वो मल्टीप्लाई और डिवाइड समझ में नहीं आ रहा है तब तक तो हम उसको समझाते हैं कि ऐसे करना है, स्टेप बाय स्टेप उसको समझाते हैं। फिर जब हमें लगता है कि हाँ अब ये सीख गया, तो फिर हम वो सपोर्ट को पीछे ले लेते हैं ताकि वो इंडिपेंडेंटली उसको सॉल्व कर सके। डेफिनेशन में आते हैं, स्कैफोल्डिंग इज अ प्रोसेस of providing structure support to learner with their ZPD and gradually withdrawing that support as they gain competence। मतलब स्कैफोल्डिंग का एक स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस होती है, जब बच्चा सीख जाता है टीचर अपने आप धीरे धीरे कम कर लेती है। तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक स्ट्रक्चर सपोर्ट बच्चे को प्रोवाइड किया जाता है उसके जोन ऑफ प्रॉक्सिमल उसमें, ताकि बच्चा जितना जानता है उसी में उसको गाइड किया जाए ताकि वो और अच्छा कर पाए। तो ग्रेजुअली विड्रॉइंग दैट सपोर्ट एज दे गेन कॉन्फिडेंस, कि जब बच्चा उस चीज़ को सीख जाता है तो हम उस सपोर्ट को क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया कि टीचिंग अ चाइल्ड टू सॉल्व अ मैथ प्रॉब्लम, कि अगर बच्चे को हम एज अ टीचर मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व कराना है तो क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप टीचर एक्सप्लेन द मेथड, कि उसके मेथड को समझाएगी। उसके बाद सॉल्व अ फ्यू एग्जाम्पल विद द चाइल्ड, उसके साथ पहले तो उसने बता दिया कि मल्टीप्लाई करना है तो ऐसे ऐसे करना है, फिर उसके साथ मिलकर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेगी। फिर टीचर सिर्फ हिंट्स देगी कि नहीं, अब थोड़ा बहुत हिंट देगी, ऐसे बताएगी, फिर उसके बाद बच्चा अपने आप से करना सीख जाता है। तो ये तो था कंसेप्ट हमारा स्कैफोल्डिंग का। अब हम जानेंगे कि स्कैफोल्डिंग बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करती है। जैसे बिल्डिंग बनाते समय टेम्परेरी सपोर्ट दिया जाता है, वैसे ही लर्निंग में भी टीचर या पेरेंट्स शुरुआत में सपोर्ट देते हैं और फिर धीरे धीरे सपोर्ट को हटा लेते हैं, जो हमने अभी पढ़ा कि स्कैफोल्डिंग के बारे में। तो अब इसका क्या रोल रहता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, कि कैसे स्कैफोल्डिंग यूज हो रही है बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट होने में। सबसे पहला पॉइंट आता है ब्रिजेस
द गैप बिटवीन पोटेंशियल एंड एबिलिटी। तो स्कैफोल्डिंग कनेक्ट्स व्हाट अ चाइल्ड कैन नॉट डू अलोन विद व्हाट दे कैन अचीव विद हेल्प। कि बच्चा जो काम अकेले कर नहीं कर सकता है, टीचर की हेल्प से वो कर लेता है। सो स्कैफोल्डिंग बच्चे की प्रेजेंट एबिलिटी और पोटेंशियल एबिलिटी के बीच का काम करती है, जिसमें मान लो बच्चा पहले उसको नहीं आता कोई भी टास्क, ठीक है, वो अकेले नहीं कर पा रहा है, तो उसको अगर हेल्प मिल जाएगी तो वो कर लेगा। तो स्कैफोल्डिंग क्या है कि बच्चे को क्या आता है और क्या वो अचीव कर सकता है विद हेल्प, उसके बीच का कनेक्शन है, उसी को बोलते हैं हम स्कैफोल्डिंग। तो बच्चा जो काम अकेले नहीं कर सकता वो टीचर की हेल्प से कर लेता है। देन इट वर्क्स डायरेक्टली विद इन द जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कि ये प्रोसेस जेडपीडी के अंदर होता है। देन एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसी का, कि टीचर की गाइडेंस से बच्चा ऐसे लिखना या डिफिकल्ट मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख जाता है। तो ये क्या है कि एबिलिटी, बच्चे की एबिलिटी की बच्चा कितना अकेले कर सकता है, और पोटेंशियल की हेल्प अगर उसको मिल जाए तो वो कितना ज़्यादा सीख सकता है कि वो क्या अचीव कर सकता है, वो उसका पोटेंशियल होता है। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है उसके ब्रिज को ही स्कैफोल्डिंग कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि प्रमोट हायर ऑर्डर थिंकिंग। अब जो स्कैफोल्डिंग है, अगर बच्चे को राइट गाइडेंस मिल जाए, प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, कोई उसको एक्सप्लेन कर दे, तो वहाँ पे बच्चे की हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जो है वो बढ़ जाती है। जैसे स्कैफोल्डिंग सिर्फ आंसर नहीं बताती बल्कि बच्चे का सोचना सिखाती है। टीचर गाइड्स स्टूडेंट थ्रू क्वेश्चनिंग, हिंट्स एंड प्रॉम्प्ट्स के बच्चे को क्या करती है, गाइड करती है टीचर, उसको क्वेश्चन करती है, हिंट देती है एंड प्रॉम्प्ट्स। तो क्वेश्चन पूछना हो गया, हिंट देना हो गया, प्रॉम्प्ट्स देता है, जिससे बच्चे क्या करते हैं, एनालाइज कर पाते हैं, रीजनिंग कर पाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाते हैं। पहले मान लो जो टीचर है उन्होंने क्वेश्चन समझा दिया कि ऐसे ऐसे सॉल्व करना है, बच्चे ने उसमें से कुछ क्वेश्चन पुटअप कर लिए, एनालाइज कर लिया। अब टीचर क्या करने लग गई, थोड़ा थोड़ा हिंट देने लग गई, प्रॉम्प्ट्स देने लग गई। अब बच्चा उसके बारे में सोचेगा, उस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग करेगा, रीजनिंग लेगा, लॉजिकल थिंकिंग आएगी। तो यहाँ पे बच्चे के अंदर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जो है वो डेवलप हो रही है, ठीक है। अब है नेक्स्ट फैसिलिटीज इंटरनलाइजेशन ऑफ नॉलेज। शुरुआत में लर्निंग एक्सटर्नल होती है, यानी टीचर गाइड करता है। इनिशियली लर्निंग इज एक्सटर्नल, कि पहले तो जो शुरू में जो भी लर्निंग होती है वो एक्सटर्नल होती है, कि मान लो पेरेंट्स ने कोई चीज़ सिखाई, टीचर ने या फ्रेंड्स ने कोई चीज़ सिखाई, तो शुरू में क्या हो गया, मतलब वो एक्सटर्नल है, उसको बाहर से गाइड मिल रहा है। लेकिन विद प्रैक्टिस इट बिकम्स इंटरनल, कि प्रैक्टिस जब बच्चा करता रहता है तो वो क्या हो जाती है, इंटरनल बन जाती है। लेकिन प्रैक्टिस के बाद वही लर्निंग बच्चे की इंटरनल थिंकिंग बन जाती है। जैसे पहले टीचर सेंटेंस बनाना सिखाता है, कुछ दिन बाद बच्चा खुद सही सेंटेंस बना लेता है। फिर आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन, की सपोर्ट रिड्यूस फियर ऑफ फेलियर, कि जब टीचर सपोर्ट करता है तो बच्चे का फेलियर का डर भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। स्मॉल सक्सेसेस बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि हर छोटी सक्सेस क्या करती है, बच्चे के कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है और उसमें और सीखने की मोटिवेशन उस बच्चे के अंदर आ जाती है, जिससे वो और सीखना चाहता है। जैसे एग्जांपल है कि टीचर के सपोर्ट से स्टूडेंट पहला डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है, इससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और वो फिर और क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, जैसे क्योंकि उसका क्या हो गया, मोटिवेशन उसमें आ गई, कॉन्फिडेंस आ गया, दैट्स व्हाई। फिफ्थ पॉइंट है एनकरेजेस एक्टिव पार्टिसिपेशन। अब ये जो है स्कैफोल्डिंग से क्या हो रहा है, एक्टिव पार्टिसिपेशन हो रहा है, क्योंकि बच्चों को पता है कि हम टीचर से हेल्प हमको मिल जाएगी, तो बच्चे एक्टिव पार्टिसिपेट कर पाते हैं। जैसे स्कैफोल्डिंग में स्टूडेंट सिर्फ सुनता नहीं है बल्कि एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करता है। सो लर्नर्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व इंस्टेड ऑफ पैसिवली लिसनिंग, की बच्चा यहाँ पे पैसिवली सुन नहीं रहा है, एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहा है उस चीज़ में। इसीलिए दे थिंक, रिस्पॉन्ड एंड एक्सप्लोर, यहाँ पे बच्चा सोच भी रहा है, क्वेश्चन पूछ भी रहा है, आंसर भी कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, एक्टिविटीज कर रहा है, नए नए आइडियाज ला रहा है। इससे लर्निंग क्या हो जाती है, और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। इसलिए वाइगोत्स्की कहते हैं कि स्कैफोल्डिंग बच्चों को स्टेप बाय स्टेप गाइड करती है। शुरुआत में टीचर ज़्यादा सपोर्ट देते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है सपोर्ट धीरे धीरे हटा दिया जाता है। एक प्रोसेस से बच्चे की थिंकिंग, कॉन्फिडेंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी सभी जो है वो डेवलप होती है। जैसे मान लीजिए कि एक स्टूडेंट्स को इंग्लिश पैराग्राफ लिखना नहीं आता, टीचर पहले फॉर्मेट समझाता है, फिर एक एग्जाम्पल लिखकर दिखाता है, फिर स्टूडेंट्स को हिंट देता है, आखिर में स्टूडेंट खुद पैराग्राफ लिखने लगता है। ये स्कैफोल्डिंग का बेस्ट एग्जाम्पल है। सो दैट्स, आप इसको रिमेंबर रख सकते हैं इस एग्जाम्पल की, टीचर पहले फॉर्मेट बताएगी, एग्जाम्पल लिखेगी,
स्टूडेंट्स को हिंट देखेगी, फिर बच्चे अपने आप से पैराग्राफ लिखने लग जाते हैं। तो ये तो था हमारा स्कैफोल्डिंग का कंसेप्ट। अब हम वाइगोत्स्की की थ्योरी का एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। कंसेप्ट ऑफ MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, इसके मीनिंग पे आते हैं कि अ मोर नॉलेजेबल अदर इज एनी पर्सन हु हैज मोर नॉलेज, स्किल और एक्सपीरियंस देन द लर्नर एंड हेल्प्स देम लर्न। कि एक ऐसा पर्सन, ठीक है, कोई भी ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति जिसके पास लर्नर से ज़्यादा नॉलेज है। अभी मैं इससे पहले भी ये चीज़ बता चुकी हूँ कि MKO क्या होता है, कि एक ऐसा व्यक्ति या ऐसा पर्सन जिसके पास लर्नर से ज़्यादा नॉलेज है, स्किल है या एक्सपीरियंस है, जिससे वो लर्नर को सिखाने में मदद कर सकता है, तो वो क्या होता है, अ मोर नॉलेजेबल अदर उसको बोला जाता है। ठीक है, हुआ जिसके पास ज़्यादा नॉलेज, स्किल्स और एक्सपीरियंस है लर्नर से ज़्यादा, जिससे वो लर्नर की हेल्प कर सके। सिंपल वर्ड्स में बात करें अगर, इट इज़ समवन हु गाइड्स एंड सपोर्ट लर्निंग, कि कोई भी ऐसा पर्सन जो लर्नर को गाइड करता है और उसकी लर्निंग को ईजी बनाता है, उसको सपोर्ट करता है, तो ये होता है हमारा मोर नॉलेजेबल अदर। ये कोई भी हो सकता है, जैसे टीचर हो सकती है, ठीक है, पेरेंट्स हो सकते हैं, एल्डर ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकता है, कोच हो सकते हैं, कोई भी एक्सपर्ट ये हो सकता है। डेफिनेशन पे आते हैं, MKO रिफर्स टू एन इंडिविजुअल, की MKO एक इंडिविजुअल से रिफर किया जाता है हु पोजेस अ हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा हायर है, और एबिलिटी देन द लर्नर, लर्नर से बहुत ज़्यादा हायर अंडरस्टैंडिंग है, एबिलिटी है, एंड असिस्ट इन द लर्निंग प्रोसेस, और वो लर्नर को असिस्ट करता है उसके लर्निंग प्रोसेस में। समझ पा रहे होंगे कि जो MK होता है वो एक ऐसा इंडिविजुअल, ऐसा पर्सन होता है जिसके पास हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एबिलिटी होती है लर्नर से, ठीक है, जिससे वो क्या कर सकता है, लर्नर के लर्निंग प्रोसेस में असिस्ट कर सकता है, उसको हेल्प कर सकता है, उसको सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, MK एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल लर्नर से ज़्यादा होता है और वो लर्नर की लर्निंग प्रोसेस में हेल्प कर सकता है। एग्जाम्पल में है लर्निंग टू राइड अ बाईसाइकिल, ये बाईसाइकिल वाला भी एग्जाम्पल मैंने दिया था, कि जैसे मान लो आपके पेरेंट्स हैं, वो आपको साइकिल चलाना सिखा रहे हैं, तो वो आपको पहले गाइड करते हैं, तो वो आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, वो पीछे पकड़ के भी रखते हैं आपका हाथ, जैसे पीछे साइकिल चलाते तो साइकिल पकड़ के रखते हैं कि हाँ सपोर्ट है, चलो आप चलाओ। तो फिर आपको लगता है कि वो चलाने लगे, तो धीरे धीरे सपोर्ट को कम कर देते हैं और रिमूव कर देते हैं सपोर्ट को। जो फिर उसके बाद क्या होता है, आखिर में बच्चा खुद साइकिल चलाने लग जाता है, इंडिपेंडेंटली वो राइड कर सकता है। तो ये एग्जाम्पल था, यहाँ पे जिसने सपोर्ट दिया वो कौन है, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। जोन, अभी हमने ZPD देखा कि मतलब जिस जोन में बच्चा सीख रहा है, जिस एरिया में सीख रहा है, स्कैफोल्डिंग की क्या हेल्प उसको की जा रही है, कैसे हेल्प की जा रही है, MKO मतलब कौन उसकी हेल्प कर रहा है, कौन सपोर्ट कर रहा है। ये था, याद रखिए कि MKO का काम सिर्फ आंसर बताना नहीं, बल्कि लर्नर को गाइड करके इंडिपेंडेंट बनाना भी होता है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, अब हम लोग देखने वाले हैं रोल ऑफ MKO इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि अब जो मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन है उसका क्या रोल है बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। तो सबसे पहला टॉपिक आता है, हमारा पॉइंट आता है प्रोवाइड गाइडेंस एंड सपोर्ट, कि सबसे पहला कि जो मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन है वो क्या करता है, हेल्प करता है टू लर्नर अंडरस्टैंड डिफिकल्ट कंसेप्ट, कि बच्चे को जो है डिफिकल्ट कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए, तो गाइडेंस और सपोर्ट वो प्रोवाइड करता है, जैसे एग्जाम्पल देना, एक्सप्लेनेशन देना, इंस्ट्रक्शन देना, गाइडेंस देना। तो ये जो है MKO है वो प्रोवाइड करता है ये सारी एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल, जिससे डिफिकल्ट कंसेप्ट भी बच्चे को ज़्यादा अच्छे से इजीली समझ में आ जाते हैं। फिर सेकेंड पॉइंट था वर्क विद इन द ZPD, मतलब MKO सपोर्ट्स लर्निंग विद द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कि MKO बच्चे के जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD में ही काम करता है। हेल्प्स अ चाइल्ड परफॉर्म टास्क दे कैन नॉट डू अलोन, कि मतलब जो बच्चा काम अकेले नहीं कर सकता, MKO की हेल्प से वो बच्चा वो काम भी कर लेता है। मान लो अगर कोई क्वेश्चन उसको सॉल्व नहीं हो रहा है, तो वो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बच्चा टीचर की हेल्प के थ्रू कर सकता है। फिर थर्ड है फैसिलिटीज स्कैफोल्डिंग, कि MKO प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप सपोर्ट, कि स्कैफोल्डिंग क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप सपोर्ट को ही हम स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। तो MKO जो है वो स्कैफोल्डिंग को ही प्रोवाइड करता है, स्टेप बाय स्टेप सपोर्ट को प्रोवाइड करता है। फिर है
ग्रेजुअली रिड्यूस हेल्प एज द लर्नर इम्प्रूव्स, कि जैसे जैसे बच्चा सीखता है एमक्यू अपनी हेल्प धीरे धीरे उसमें कम कर देता है। ठीक है, तो इसी को हम स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं। फोर्थ है इनहेंस थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि एमक्यू सिर्फ आंसर नहीं बताता है, वो क्वेश्चंस पूछता है और बच्चे को सोचने के लिए मोटिवेट भी करता है। एमक्यू एनकरेजेस रीजनिंग थ्रू क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन, कि वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछेगा, डिस्कशन करेगा, जिससे बच्चा मोटिवेट भी होगा, वो लॉजिकल थिंकिंग उसके अंदर डेवलप हो रही है, रीजनिंग डेवलप हो रही है। ठीक है, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगी, लॉजिकल थिंकिंग आएगी, तो ये सारी चीज़ें बच्चे के अंदर डेवलप होती है। फिर आता है प्रमोट सोशल इंटरेक्शन। अब यहाँ पे बच्चे की कोई हेल्प कर रहा है, टीचर, पेरेंट हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो किससे हेल्प करेगा? थ्रू कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, या उसकी हेल्प करेगा, उसके थ्रू ही उसको सिखाएगा। तो लर्निंग जो है हैपन्स थ्रू कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन के थ्रू ही होती है। ठीक है, वैसे भी वाइगॉट से कहते हैं कि लर्निंग जो है वो इंटरेक्शन से ही होती है। तो एमक्यू डिस्कशन और कम्युनिकेशन के थ्रू लर्निंग को इम्प्रूव करते हैं और इसी के थ्रू बच्चों को इंटरेक्शन के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है, मतलब मौके मिलते हैं ताकि बच्चा इंटरेक्ट कर सके। देन आता है सपोर्ट इंटरनलाइजेशन। मतलब इंटरनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? पहले बच्चे को एक्सटर्नल कोई सपोर्ट मिला, उसके बाद उसने वही सपोर्ट से अपनी नॉलेज क्रिएट करके उसी को अपनी थिंकिंग बना लिया, वो हो गया उसका इंटरनली। इसी प्रोसेस को इंटरनलाइजेशन बोला जाता है। तो स्किल लर्न विद एमक्यू सपोर्ट बिकम इंटरनलाइज। जो भी स्किल बच्चे ने एमक्यू के साथ सीखी थी विद सपोर्ट, वो अब क्या बन गई? इंटरनलाइज बन गई, उसकी खुद की थिंकिंग बन गई। द चाइल्ड स्टार्ट परफॉर्मिंग टास्क इंडिपेंडेंटली। अब उसकी खुद की थिंकिंग बनने के बाद वो क्या कर सकता है? बच्चा खुद टास्क को इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी हेल्प उसको सॉल्व कर सकता है, उस टास्क को परफॉर्म कर सकता है। तो ये तो था हमारा रोल ऑफ एमक्यू इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब आ जाते हैं कुछ पेडागोजिकल टेक्निक्स है, कि अब हम देखने वाले हैं कि वाइगोत्स्की की थ्योरी की टीचिंग मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे सबसे अच्छा इंटरेक्शन कब करते हैं? कोलैबोरेशन के थ्रू सीखते हैं। तो सबसे दो तरीके की पेडागोजिकल टेक्निक्स हैं। सबसे पहले कोऑपरेटिव लर्निंग, देन है रेसिप्रोकल टेक्निक्स। आइए देखते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है? तो इसकी मीनिंग पे बात करते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग इज अ टीचिंग मेथड वेयर स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर इन स्मॉल ग्रुप्स टू अचीव अ कॉमन लर्निंग गोल्स। ये कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब होता है एक ऐसा टीचिंग मेथड है जिसमें बच्चे क्या करते हैं? ग्रुप में मिलकर काम करते हैं। क्यों काम करते हैं? क्योंकि उनको क्या करना है? कॉमन गोल अचीव करना है। कॉमन गोल, जितने भी बच्चे उस ग्रुप में काम करें सबका गोल क्या है? सेम है। तो कोऑपरेटिव लर्निंग इज अ टीचिंग मेथड, एक ऐसा टीचिंग मेथड है वेयर स्टूडेंट वर्क टुगेदर, जहाँ पे बच्चे एक साथ काम करते हैं, स्मॉल ग्रुप मतलब छोटे ग्रुप में काम करते हैं, तो अचीव अ कॉमन लर्निंग गोल, कि सबके क्या है? गोल जो है वो कॉमन है, उसको अचीव करने के लिए बच्चे काम करते हैं। और इसी लर्निंग को, इसी टीचिंग मेथड को कोऑपरेटिव लर्निंग कहा जाता है। सिंपल वर्ड्स में बात करें तो स्टूडेंट्स लर्न बाय हेल्पिंग ईच अदर। ये लर्निंग किससे हो रही है? तो एक दूसरे की हेल्प करके, जो बच्चे एक दूसरे की हेल्प करके जो लर्निंग कर रहे हैं उसी को कोऑपरेटिव लर्निंग कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में है कि अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर टू सॉल्व अ साइंस प्रॉब्लम। एक साइंस प्रॉब्लम दी गई जहाँ पे एक छोटा सा ग्रुप बना दिया गया, वहां पे बच्चे उसको परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, एक साथ काम कर रहे हैं। तो एक रीड कर रहा है, एक पढ़ रहा है, एक एक्सप्लेन कर रहा है, एक लिख रहा है, एक आंसर चेक कर रहा है। तो ये क्या है? कोऑपरेटिव लर्निंग, साथ मिलकर काम करना, साथ मिलकर सीखना, इसी को बोलते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग। अब रोल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? सबसे पहला आता है हमारा इनहेंसिंग अंडरस्टैंडिंग, कि बच्चे के अंदर अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होती है। जैसे स्टूडेंट्स एक्सप्लेन कंसेप्ट टू ईच अदर, जब बच्चे एक दूसरे को कंसेप्ट समझाते हैं। आपने भी देखा होगा जब आप एक दूसरे को कंसेप्ट समझाते हैं तो आपकी लर्निंग और ज़्यादा गहरी हो जाती है और ज़्यादा क्लियर हो जाती है, आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, क्लियर हो जाता है। तो एक दूसरे को समझाने से क्या होता है? बच्चे के भी, जो समझा रहा है उसके भी कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं और जो समझ रहा है उसके भी हो जाते हैं। तो दोनों की लर्निंग यहाँ पे अच्छी और स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, सेकेंड है प्रमोट सोशल इंटरेक्शन। अब यहाँ पे तो साथ मिलकर काम करना है, साथ मिलने को क्या बोलते हैं? इंटरेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे से क्या होगा? कम्युनिकेशन होगी, टीम वर्क होगा। ठीक है, जिससे ईगो सेंट्रिज्म कम होगा। रिड्यूस ईगो सेंट्रिज्म मतलब ईगो नहीं आएगा बच्चों के अंदर। बच्चे क्या करेंगे? कम्युनिकेशन और टीम वर्क के थ्रू ही अपने काम को इम्प्रूव कर सकेंगे।
फिर आता है हमारा डेवलप हायर थिंकिंग स्किल्स। डिस्कशन लीड्स टू एनालाइज, रीजनिंग एंड इवैल्यूएशन की जब बहुत सारे बच्चे आपस में मिलके काम कर रहे हैं तो अब वहाँ पर डिस्कशन होगा, डिस्कशन हो रहा है तो वहाँ पे बच्चे सोचेंगे, उस जो भी जिस भी टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन हो रहा है बच्चे उसके बारे में सोचेंगे, एक दूसरे से क्वेश्चंस भी करेंगे, एक दूसरे के आंसर्स देंगे, सबके पॉइंट ऑफ व्यू सुनेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, रीजनिंग हो गया, उसको इवेल्युएट कर रहे हैं कि ये सही बोल रहा है नहीं बोल रहा है, रिलेटेड बोल रहा है नहीं बोल रहा है। तो ये इससे क्या हो रहा है, बच्चों के अंदर हायर थिंकिंग स्किल्स पे डेवलप हो रही है। फिर फोर्थ पॉइंट आता है हमारा प्रोवाइड पीयर स्कैफोल्डिंग। यहाँ पे पीयर स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड हो रही है। पीयर मतलब होता है कि जो लोग हमारे साथ में काम कर रहे हैं। तो स्ट्रॉन्गर स्टूडेंट हेल्प भी कर, मान लो एक ग्रुप है जिसमें एक बच्चा क्विक लर्नर है, उसको जल्दी समझ में आ रहा है, और एक है वीकर है, उसको इतनी जल्दी नहीं समझ में आ रहा है। तो जो स्ट्रॉन्गर स्टूडेंट होगा वो वीकर वाले की हेल्प कर सकता है जाके, ताकि क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। इससे क्या हो रहा है, उस वीकर वाले बच्चे को स्कैफोल्डिंग मिल रही है, किसकी, पीयर की। तो लर्निंग अकर्स विद इन द ZPD में ही ये लर्निंग होती है। जब बच्चे वीक होते हैं तो उसकी हेल्प स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट करता है। अब हम ये तो था हमारा कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब अगला मेथड है रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग होती क्या है, तो रेसिप्रोकल टीचिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें टीचर स्टूडेंट्स मिलकर डिस्कशन करते हैं जिससे बच्चे की लर्निंग जो है वो हो सके। तो लर्निंग जो रेसिप्रोकल टीचिंग इज अ मेथड वेयर स्टूडेंट्स एंड टीचर टेक टर्न लीडिंग अ डिस्कशंस टू अंडरस्टैंड अ टेक्स्ट और टॉपिक। क्लियरली लिखा है कि रेसिप्रोकल टीचिंग एक ऐसा मेथड है जहाँ पे बच्चे और टीचर क्या करती है, डिस्कशन करती है, जिससे बच्चे को वो टेक्स्ट और टॉपिक जो है वो समझ में आ जाए और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें तो स्टूडेंट्स बिकम टीचर्स एंड गाइड ईच अदर्स लर्निंग, की यहाँ पे बच्चे जो है वो टीचर बन जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका नाम रेसिप्रोकल पड़ा है कि स्टूडेंट्स जो है वो टीचर बन जाते हैं एंड एक दूसरे को गाइड करते हैं, जिससे लर्निंग हो जाती है। जिस एग्जाम्पल में है वाइल रीडिंग अ स्टोरी। ठीक है, स्टोरी पढ़ते वक्त एक बच्चे ने क्या करा, क्वेश्चन पूछा, दूसरे बच्चे ने समरी बता दी, तीसरे बच्चे ने डाउट क्लियर कर दिए, चौथे बच्चे ने प्रेडिक्ट कर लिया कि आगे क्या होने वाला है। तो ये क्या है, यहाँ पे बच्चे टीचर बन रहे, डिस्कशन कर रहे हैं, तो बच्चों के वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेवल और ज्यादा अच्छा हो जाता है। टीचर सिर्फ यहाँ पे गाइड करता है। उसके बाद है रोल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि अब इसका रेसिप्रोकल का जो टीचिंग, रेसिप्रोकल टीचिंग है, इसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या रोल है। सबसे पहला है इम्प्रूव कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, किसी भी चीज को पढ़ के समझने की बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन। तो हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर कंटेंट, इससे क्या होता है, बच्चे को कंसेप्ट अच्छे से समझ में आता है और वो याद हो जाता है। डेवलप लैंग्वेज स्किल्स, यहाँ पे लैंग्वेज स्किल्स बच्चे के अंदर आ रही है, जैसे स्पीकिंग करना, लिसनिंग, थिंकिंग, क्योंकि बच्चा यहाँ पे बोल भी रहा है, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू सुन भी रहा है और सोच भी रहा है कि मुझे आगे क्या बोलना है, क्या करना है। सो यहाँ पे लैंग्वेज स्किल्स डेवलप होती है। प्रमोट एक्टिव लर्निंग, अब बच्चा यहाँ पे सिर्फ सुन नहीं रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि डिस्कशन में उसको पार्ट लेना है, वो बोल रहा है, मतलब एक्टिव पार्ट कर रहा है, तो एक्टिव लर्निंग है। स्टूडेंट्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व, नॉट पैसिव लर्नर, यहाँ पे पैसिव लर्नर नहीं है। उसके बाद है सपोर्ट स्कैफोल्डिंग, कि टीचर प्रोवाइड इनिशियल सपोर्ट, कि टीचर जो है वो इनिशियल शुरू में ही सपोर्ट प्रोवाइड करती है ताकि डिस्कशन स्टार्ट हो सके, फिर धीरे धीरे वहां से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हटा लेती है और बच्चे वहां पे डिस्कशन खुद करने लग जाते हैं और खुद कंसेप्ट को समझते हैं। ये तो था हमारा रेसिप्रोकल टीचिंग। अब है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले इन लर्निंग, कि जो भी हम लर्निंग कर रहे हैं उसमें प्ले की क्या इम्पोर्टेंस है, खेल, क्योंकि सभी खेलते हैं खेल, बचपन में सारे बच्चे जो है गेम्स खेलते हैं, प्ले करते हैं, कितने सारे टाइप्स के प्ले होते हैं, ठीक है, वो प्ले करते हैं। तो लर्निंग में क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है प्ले की, तो वो हम लोग देखने वाले हैं। जैसे सोशल स्किल्स होती है, क्रिएटिविटी बच्चे के अंदर आ रही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जैसे सोशल स्किल्स कैसे बच्चों के अंदर आती है, बच्चे शेयर करते हैं, टीम वर्क करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, तो सोशल स्किल्स बच्चों के अंदर आ रही है। क्रिएटिविटी कैसे आ रही है, कि बच्चे इमेजिनेशन यूज करते हैं, अगर ड्राइंग कर रहे हैं या कोई गेम्स खेल रहा है तो इमेजिन करने लग जाते हैं, लाइक टीचर डॉक्टर खेलते हैं, तो वो वाला क्रिएटिविटी आ रही है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि बच्चे से पजल हो गया, चेस खेल रहे हैं जहाँ पे उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग का नीड हो रहा है, तो वो बच्चे के अंदर डेवलप हो जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना, गेम सॉल्व करना, लाइक दैट।
कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चों के अंदर उनकी मेमोरी इंक्रीज हो रही है, टेंशन हो रही है, उनकी थिंकिंग पावर, रीजनिंग इंप्रूव होती है। वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है, क्लासरूम में सिर्फ लेक्चर देना काफी नहीं होता, ग्रुप वर्क हो गया, डिस्कशन और प्ले एक्टिविटीज के थ्रू बच्चे ज्यादा अच्छे से और समझ में पाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम वाइगोत्स्की की थ्योरी की लास्ट कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले इन लर्निंग। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चों के लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि लर्निंग का एक पावरफुल मीडियम है। बच्चे खेलते खेलते बहुत सारे स्किल्स जो है बच्चे अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है जो इंपॉर्टेंस है प्ले का लर्निंग में, कि प्रमोट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जिससे क्या हो रहा है कि प्ले हेल्प चिल्ड्रन थिंक, एक्सप्लोर एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। कि सबसे पहले बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जब बच्चे गेम्स खेलते हैं, ठीक है, तो उन्हें सोचना, एक्सप्लोर करना और प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है। जैसे दे एक्सपीरियंस एंड लर्न थ्रू ट्रायल एंड एरर। जैसे बच्चे ने ट्रायल एंड एरर के थ्रू भी बच्चे लर्निंग करते हैं। जैसे पजल सॉल्व करना या बिल्डिंग ब्लॉक से घर बनाना होता है। इस प्रोसेस में बच्चा ट्रायल एंड एरर से सीखता है। जैसे मतलब अगर पहली बार गलती होती है तो दोबारा ट्राई करते हैं, सही तरीका ढूंढ लेते हैं। तो ये होता है हमारा ट्रायल एंड एरर। दोबारा से बता दो, प्रमोट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जैसे बच्चा क्या कर रहा है, जब गेम्स खेलते हैं तो उन्हें सोचना, एक्सप्लोर करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। पजल्स बनाते वक्त थिंकिंग स्किल्स होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आती है। ठीक है, उसके बाद है ट्रायल एंड एरर के थ्रू बच्चे सीखते हैं। जैसे गलती हो गई तो उसको दोबारा नहीं करते हैं, सीखते हैं, गलती कर करके सीखना ट्रायल एंड एरर होता है। सेकेंड, जैसे एग्जाम्पल है कि अगर बच्चा पजल्स के पीस गलत लगा लेता है, फिर वो दोबारा से सही ढूंढ के उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप हो रही है, थिंकिंग हो रही है और वो दोबारा से सही कर लेता है। फिर एनकरेजेस क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। अब प्ले के थ्रू बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी भी आती है, इमेजिनेशन आता है। ठीक है, जैसे जब बच्चे रोल प्ले करते हैं, गेम्स खेलते हैं, जैसे टीचर टीचर, डॉक्टर डॉक्टर या शॉपकीपर वाला गेम खेलते हैं, तो वो अपनी इमेजिनेशन का यूज करते हैं। इमेजिनेशन प्ले अलाउ चिल्ड्रंस टू क्रिएट न्यू आइडियाज, सिनेरियोज। वो नए नए आइडियाज लेकर आते हैं, नए नए थॉट्स बच्चों के अंदर डेवलप होते हैं, सिनेरियोज वो क्रिएट कर लेते हैं। दे यूज ऑब्जेक्ट सिम्बॉलिकली, कि इससे उनकी क्रिएटिविटी और नए आइडिया सोचने की एबिलिटीज बढ़ती है। ये कुछ कुछ ऑब्जेक्ट को वो सिम्बॉलिक कर लेते हैं। लाइक कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया, उसको बोल देता है कि ये मेरा असिस्टेंट है या बैग है, पर्स है, कुछ भी वो मान लेते हैं ऑब्जेक्ट को। तो ये उनकी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन है। जैसे एक बच्चा पेंसिल को माइक्रोफोन बना लेता है, ठीक है, स्पीच देने लगता है, इमेजिनेशन हो जाती है। डेवलप्स लैंग्वेज स्किल्स। बच्चे के अंदर प्ले के थ्रू लैंग्वेज स्किल्स डेवलप हो रही है। प्ले के दौरान बच्चे एक दूसरे से बात करते हैं। ड्यूरिंग प्ले चिल्ड्रन टॉक, आस्क क्वेश्चन एंड एक्सप्रेस आइडिया। वहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं, अपनी बात रखते हैं, नए वर्ड सीखते हैं। सो इससे क्या होता है, इम्प्रूव वोकैबुलरी एंड कम्युनिकेशन। इससे उनकी वोकैबुलरी और कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होती है। जैसे कि लूडो या क्रिकेट खेलते हैं, बच्चे रूल्स डिस्कस कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव हो रही है। फिर आता है हमारा बिल्ड सोशल स्किल्स, कि ग्रुप प्ले टीचर्स शेयरिंग, कोऑपरेशन एंड टीम वर्क। कि जब बच्चे ग्रुप में खेलते हैं तो उससे क्या होता है, शेयरिंग कर रहे हैं, टीम वर्क हो रहा है, कोऑपरेशन हो रहा है। चिल्ड्रन लर्न टू फॉलो रूल्स एंड रिस्पेक्ट अदर। जिससे बच्चे क्या कर रहे हैं, रूल्स, गेम्स के थ्रू बच्चे रूल्स फॉलो कर रहे हैं, तो उनके अंदर डिसिप्लिन आ रहा है, रिस्पेक्ट आ रही है। जैसे फुटबॉल या खो खो में अगर सब टीम वर्क ना करे तो टीम जीत नहीं सकती है। तो यहाँ पे टीम वर्क इंपॉर्टेंट होता है, शेयरिंग इंपॉर्टेंट है, रूल्स का सही फॉलो करना इंपॉर्टेंट होता है। सपोर्ट इमोशनल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे प्ले के थ्रू बच्चों को इमोशनल डेवलपमेंट सपोर्ट मिलता है। जैसे प्ले हेल्प चिल्ड्रन एक्सप्रेस फीलिंग एंड इमोशंस। कि प्ले बच्चों को अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना सिखाता है, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करना सिखाता है। कि अगर उनको चोट लगी है तो वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, या एक दूसरे से बात करते वक्त अपने फीलिंग्स एंड इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं। रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। के खेलने से स्ट्रेस और एंजाइटी भी कम हो जाती है। लाइक अगर बच्चा उदास है और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता है तो उसका मूड बेटर हो जाता है। लाइक फिर लास्ट पॉइंट है इनहेंसेस फिजिकल डेवलपमेंट, कि इससे क्या होता है, प्ले के थ्रू बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट भी और ज़्यादा अच्छे से
हो पाती है। फिजिकल प्ले इम्प्रूव्स मोटर स्किल्स एंड कोऑर्डिनेशन की आउटडोर गेम जैसे क्रिकेट, फुटबॉल या स्कीपिंग से क्या होता है, बॉडी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इंक्लूड्स बोथ फाइन एंड ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, जिससे मोटर स्किल्स और बॉडी कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है। जैसे बॉल कैच करना, साइकिलिंग करना फिजिकल डेवलपमेंट का ही पार्ट है। अब हम देखते हैं कि वाइगोत्स्की की थ्योरी का क्लासरूम में प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई किया जा सकता है। इसी को एजुकेशनल इम्प्लीकेशन कहते हैं। जैसे आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है लर्निंग शुड बी सोशल एंड इंटरेक्टिव, कि लर्निंग कैसी होनी चाहिए, सोशल होनी चाहिए और इंटरेक्टिव होनी चाहिए। कि स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट थ्रू इंटरेक्शन विद अदर्स, कि बच्चे सबसे ज्यादा कैसे अच्छे से सीखते हैं, दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने से। कि वाइगोत्स्की कहते हैं कि लर्निंग अकेले बैठकर नहीं बल्कि दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने से होती है। क्लासरूम शुड प्रमोट डिस्कशन, डायलॉग एंड कोलैबोरेशन, इसलिए क्लास में हमेशा क्या होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, ग्रुप वर्क होना चाहिए, पेयर वर्क, एक्टिविटीज, कोलैबोरेशन, डायलॉग, डिस्कशन, ये सारी चीजें क्लासेस में होनी चाहिए। जैसे अगर मैं सिर्फ लेक्चर दूं और आप कुछ ना बोले तो लर्निंग कम होगी, लेकिन जब आप डिस्कशन करेंगे तब लर्निंग ज्यादा होगी। सेकेंड पॉइंट है टीचिंग विद इन द ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, की टीचिंग शुड फोकस ऑन व्हाट स्टूडेंट्स कैन डू विद हेल्प, नॉट जस्ट व्हाट दे ऑलरेडी नो। कि टीचिंग कैसी होनी चाहिए, सिर्फ उस चीज पे फोकस नहीं होना चाहिए कि बच्चे क्या जानते हैं, इस चीज पे फोकस होना चाहिए कि अगर उनको हेल्प मिल जाए तो वो और क्या चीज कर सकते हैं। टीचर को वही कंसेप्ट, टॉपिक या कंसेप्ट नहीं पढ़ाने चाहिए जो बच्चे सिर्फ ऑलरेडी जानते हैं। उनको ये पढ़ाना चाहिए कि स्टूडेंट्स हेल्प के साथ क्या क्या सीख सकते हैं। टास्क शुड बी चैलेंजिंग बट अचीवेबल विद गाइडेंस, कि टास्क जो होने चाहिए वो चैलेंजिंग होने चाहिए ताकि वो इंटरेस्टेड लगे, ठीक है, लेकिन अगर बच्चे को गाइडेंस मिल जाए प्रॉपर तो वो अचीव भी कर सके, ऐसे होने चाहिए टास्क क्लासेस में। जैसे क्लास 5 के स्टूडेंट्स को डायरेक्ट क्लास 10 का अलजेब्रा नहीं पढ़ाना है, उसको उसके ही लेवल के टास्क उसको देने, चैलेंजिंग लगे बट अचीवेबल हो। उसके बाद है यूज ऑफ स्कैफोल्डिंग, कि टीचर प्रोवाइड टेम्पररी सपोर्ट एंड ग्रेजुअली रिड्यूस्ड इट, कि टीचर शुरुआत में पूरी हेल्प देता है, टेम्पररी सपोर्ट करता है बट धीरे धीरे हेल्प को कम कर लेता है। हेल्प स्टूडेंट्स मूव टुवर्ड इंडिपेंडेंट, आखिर में स्टूडेंट खुद काम करने लगता है, इंडिपेंडेंटली काम करता है। जैसे पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊं, फिर आपके साथ सॉल्व करूं और फिर आप खुद सॉल्व करेंगे तो वो क्या होगा, स्कैफोल्डिंग का यूज होता है। इसको ये जो है इम्प्लीकेशन है क्लासरूम में, ठीक है। तो ये सोशल होनी चाहिए, इंटरेक्टिव होनी चाहिए, ZPD के अंदर ही होनी चाहिए, स्कैफ फोल्डिंग का यूज होना चाहिए। देन फोर्थ आता है टीचर एज अ फैसिलिटेटर, कि टीचर क्या है, एज अ फैसिलिटेटर होनी चाहिए। टीचर इज नॉट जस्ट अ लेक्चरर बट अ गाइड एंड सपोर्टर। कि वाइगोत्स्की कहते हैं कि टीचर सिर्फ लेक्चर नहीं बल्कि गाइड भी करे, सपोर्ट भी करे, ताकि बच्चे को जो है कंसेप्ट बहुत और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो सके। एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर एंड थिंक, कि टीचर का काम सिर्फ आंसर देना नहीं बल्कि स्टूडेंट्स को सोचने के लिए मोटिवेट करना भी है, ताकि वो एक्सप्लोर करें, अपने थॉट्स को बढ़ा, अपनी थिंकिंग को बढ़ा सकें। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, कि क्लासरूम में कोऑपरेटिव लर्निंग भी होनी चाहिए। जैसे स्टूडेंट लर्न इफेक्टिवली बाय वर्किंग इन ग्रुप्स, अगर बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, एक्टिवली लर्निंग करते हैं, बच्चों आपस में अपने स्टूडेंट्स के अपने ग्रुप के साथ इफेक्टिवली वर्क करते हैं, तो वहाँ पे लर्निंग और भी ज़्यादा अच्छे से हो पाएगी। फिर पेयर इंटरेक्शन इनहेंसेस अंडरस्टैंडिंग, की स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स वीक स्टूडेंट्स को समझाएगा, सो एक दूसरे की हेल्प करेंगे, तो वहाँ पे इससे सबकी जो लर्निंग है वो इम्प्रूव हो पाएगी, अंडरस्टैंडिंग सबकी बेटर हो पाएगी। फिर आता है लास्ट पॉइंट, रोल ऑफ मोर नॉलेजेबल अदर, MKO, लर्निंग इज गाइडेड बाय समवन मोर एक्सपीरियंस, की लर्निंग जो है वो किसके थ्रू हो सकती है, जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस हो, ठीक है, लर्नर से ज्यादा एक्सपीरियंस हो, उसके पास ज्यादा नॉलेज हो, तभी वो लर्निंग हो सकती है। कैन बी, वो टीचर भी हो सकते हैं, पीयर भी हो सकते हैं, डिजिटल टूल हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है, सीनियर स्टूडेंट्स हो गया या बच्चे के साथ का ही कोई स्टूडेंट्स है, टीचर, पेरेंट, एनीवन। तो ये तो था हमारा जो ये यूनिट थी, 4 यूनिट, वो यहीं पे कंप्लीट होती है, हमने जो भी पढ़ा। तो स्टूडेंट्स वाइगोत्स्की का मानना था कि लर्निंग जो है वो एक सोशल प्रोसेस है, बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब वो दूसरों के साथ इंटरेक्ट करता है, टीचर उनके ZPD के अंदर गाइड करता है, स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करता है, धीरे धीरे उन्हें इंडिपेंडेंट लर्नर बना देता है। इसी वजह से आज के क्लासरूम में ग्रुप डिस्कशन, एक्टिविटी, रोल प्ले और रोल प्ले जो होते हैं बेस्ड लर्निंग को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको ये समझ में आया हो।
So you can like our channel, share and comment and subscribe also. Thank you so much.